अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज सलीम सेक्शन में बात करेंगे इन लेक्चर्स में सेकेंड ईयर बायोलॉजी के बारे में। पूरी बुक इसमें हम कंप्लीट करेंगे जो कंसिस्ट करती है 13 चैप्टर्स में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कंफ्यूजन का कमेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज होमोस्टेसिस। जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। होम्योस्टेसिस होता क्या है? देखिए होम्योस्टेसिस को यहाँ पहले से शुरू करने से पहले एक चीज मैं डिफाइन कर दूं मजीद। वो तमाम स्टूडेंट जो इस वक्त सेकंड ईयर प्री मेडिकल के स्टूडेंट है, सिंध बोर्ड में एफिलिएटेड हैं वो, और वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी स्टडीज को। तो इन स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम होती है नोट्स की। तो इन लेक्चर्स को डिजाइन करने का जो मेन पर्पस है, ना सिर्फ स्टूडेंट को टॉपिक समझ में आए, उनके कॉन्सेप्ट बन जाए, बल्कि इसके साथ साथ उनकी जो नोट्स की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। तो इन स्लाइड से वो अपने एग्जाम की इजीली तैयारी कर सकते हैं, काफी इफेक्टिव होंगी ये। शुरू करते हैं होम्योस्टेसिस। देखो होम्योस्टेसिस के लिए अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि इसे डिफाइन करें, तो किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे? हम कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। मतलब क्या हुआ? हमारे पास एक्चुअली कुछ मैकेनिज्म है, दो से तीन तरह के मैकेनिज्म्स हैं, दो से तीन तरह के सिस्टम है, प्रोसेस है, और उन तीनों को कंबाइंडली एक सेट कह दिया है। ठीक है, तीनों मैकेनिज्म को कंबाइन किया हमने और इन तीनों को कंबाइंडली हमने एक सेट कह दिया है। ये सेट करता क्या है? ये जो तीन सिस्टम है, तीन मैकेनिज्म है, इनको कंबाइंडली मैं एक सेट कह रही हूँ। ये सेट करता क्या है? ये सेट हमारी बॉडी में रेगुलेशन का काम करता है। बॉडी के डिफरेंट रिएक्शंस है, प्रोसेस है, उन सबको रेगुलेट करना, तमाम सिस्टम्स को रेगुलेट करना। तो हम इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अ सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। ठीक है, क्लियर हो गया कि ये एक ऐसा सेट है जो कि मैकेनिज्म पे ही कंसिस्ट है, बट वो मैकेनिज्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो कि रेगुलेशन में रोल प्ले करेंगे। रेगुलेशन मतलब किसी भी चीज को रेगुलर रखना, रेगुलेट रखना, नॉर्मल रखना, बैलेंस रखना। आपका बॉडी टेम्परेचर इस वक्त अगर लो है, तो हमने थोड़ा सा उसको, आपकी इस मैकेनिज्म ने क्या करना है, उसको थोड़ा सा हाई करना है। इतना नहीं कि वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाए, बल्कि उसको लो से इतना हाई किया जाए कि वो नॉर्मल लेवल तक आ जाए। तो ये रेगुलेट करती है हमने से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने रेगुलेटरी मैकेनिज्म कहते हैं। ये क्या करते हैं? इन्वॉल्व होते हैं किसमें? वही जो अभी समझा रही हूँ, मेंटेन करने में। किसको मेंटेन करने में? दे आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिजम्स इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन सुटेबल लिमिट्स। अब इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, इसे थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ। देखिए, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, सपोज कर लें, मैं यहाँ पे जो ड्रॉ कर रही हूँ, ये एक बॉडी है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सपोज कर लें किसी ह्यूमन की है। ठीक है, सपोज कर लीजिएगा, ये बस एक समझाने के लिए मैंने बनाया स्ट्रक्चर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, उसके पास दो एनवायरनमेंट होते हैं, वो दो कंडीशंस में होता है। एनवायरनमेंट मतलब दो, मतलब देखिए, एक तो इसका इंटरनल एनवायरनमेंट है जो इस वक्त इसके बॉडी के अंदर है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल इनसाइड कंडीशन। ठीक है, जो इसकी बॉडी में इस वक्त इंटरनली जितनी भी कंडीशन है, लाइक इसका बॉडी टेम्परेचर कितना है, इसकी बॉडी में इस वक्त तमाम जो फ्लूइड है, ग्लूकोज है, वाटर है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये तमाम जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बॉडी फ्लूइड है, अदर सब्सटेंस, प्रोटीन होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो उस वक्त कितने लेवल पे है? नॉर्मल है, नॉर्मल से कम है, या नॉर्मल से ज्यादा है, लो है या हाई है। ठीक है, तो ये तमाम क्या कंडीशंस हो गई? इंटरनल। और कुछ कंडीशन होती है जो आउटसाइड द बॉडी होती है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल। तो ये हो गया इसका, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसको मैंने ई से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब इस वक्त सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो कितना है। ठीक है, सराउंडिंग में वाटर, सराउंडिंग में उसके एक्सटर्नली जो एनवायरनमेंट है, वहां पे लाइट है या नहीं है, ऑक्सीजन है या नहीं है। ठीक है, ये सारी कंडीशन आ गई है एक्सटर्नल। और इसी तरीके से इसकी बॉडी में भी ऑक्सीजन होती है। ठीक है ना, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी ऑक्सीजन है, तो वो इंटरनल कंडीशंस में आ जाएगा। तो हम एक्सटर्नल कंडीशन को तो चेंज नहीं कर सकते। इस वक्त अगर एक्सटर्नली टेम्परेचर हाई है, 40 प्लस है, तो क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं? नो। ठीक है, आप क्या, हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी में जो ये सेट है रेगुलेटरी मैकेनिज्म का, ये क्या करता है? ये इन्वॉल्व होता है उस ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको मेंटेन ये जरूर कर सकता है, उसको नॉर्मल लिमिट तक, सुटेबल लिमिट तक, फेवरेबल लिमिट तक रखने के लिए रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन की डिमांड कर देगा, बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया तो लो कर देगा, उसको नॉर्मल तक ले आएगा। लो हो गया तो उसको थोड़ा बढ़ा देगा, फिर नॉर्मल तक लाएगा। वाटर कम है तो उसको ज्यादा कर देगा, वाटर ज्यादा है
तो उसको कम कर देगा स्वेटिंग प्रोसेस से, और एक्सक्रीशन यूरिन जो हम पास करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से सिस्टम जो है वो रेगुलेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। टर्म एनवायरमेंट यूज हुई है, इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये एक सिंगल वर्ड है जो कि रेफर कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है किसके लिए, तमाम कंडीशंस। अब मैं ये नहीं बोलूंगी बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन, वाटर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अदर फ्लूइड, नो। मैं एक सिंगल वर्ड यूज करूंगी, दैट इज एनवायरमेंट, ठीक है। वो ही रिप्रेजेंट कर देगा तमाम कंडीशंस को, वो जो उस ऑर्गेनिज्म के पास मौजूद है, जिसमें वो रहता है, ठीक है। अब इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा होता है, मैंने यहाँ पे एक बात की थी, वो ये कि 3 मैकेनिज्म होते हैं जिसको मैं सेट कह रही हूँ। सवाल ये है वो 3 मैकेनिज्म कौन है, कौन से हैं, अब उनके नाम क्या है? तो ये रहा जवाब। एक है ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा है एक्सक्रीशन, तीसरा है थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। क्या होते हैं इन्हें थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। ऑस्मो रेगुलेशन जो है, देखिए जो जितने भी फ्लूइड आ जाएंगे ना, वाटर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अदर सॉल्यूट कंटेंट जो होते हैं, जैसे मैंने कैल्शियम, पोटेशियम, मिनरल्स एंड तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन को जो रेगुलर रखना है, नॉर्मल रखना है, बैलेंस रखना है, तो वो ड्यूटी जो संभाल ली है वो इस मैकेनिज्म ने संभाल ली है, इस प्रोसेस ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या करेगा? ये जितने भी सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसमें जो कंटेंट है, सोल्यूट कंटेंट है, उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनको नॉर्मल रखना है, उनको बैलेंस रखना है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल, इस वक्त वाटर ज्यादा ना हो जाए बॉडी में, वाटर कम ना हो जाए, तो ये सब तमाम जितने भी जो लिक्विड साइड पे आ जाएंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंटेंट जो आ जाएंगे, वो सब सब इस तरफ चला गया, ऑस्मो रेगुलेशन की ड्यूटी है। एक्सक्रीशन का काम क्या होगा? इसका काम है रिमूवल, एक्सक्रीट आउट करना, रिमूवल ऑफ एक्सीस सब्सटेंसेस जो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जो जितने नॉर्मल, जितनी बैलेंस लेवल जो हमें चाहिए उससे जरा बढ़ गए, अब एक्सीस में चले गए, तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे। अब क्या करना है? उनको रिमूव कर देना है, ठीक है। एक्सीस सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट किया जाता है। अनवांटेड जो बॉडी के लिए अननेसेसरी है, जरूरी नहीं है, अनवांटेड है, चाहिए ही नहीं, इन्हें आउट कर दें, बॉडी से एक्सक्रीट कर दें। और वो सब्सटेंस जो टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट के रिजल्ट में ये बनते हैं, तो इन्हें एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। इनके रिमूवल को, एक्सक्रीट आउट के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। यूरिन पास करना, स्वेटिंग करना, ये सब एक्सक्रीशन में आता है। स्टूल पास करना वो हरगिज एक्सक्रीशन में नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो स्टूल पास करने को भी एक्सक्रीशन कह देते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है, दैट इज इजेशन, और ये एक्सक्रीशन है, मिक्स ना करिएगा। नेक्स्ट वी हैव थर्मो रेगुलेशन, नाम से शो हो रहा है, थर्म्स इंडिकेटिंग टेम्परेचर, हीट को इंडिकेट कर रहा है। तो बॉडी का जो टेम्परेचर टॉलरेबल लिमिट तक रेगुलेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, वो किस प्रोसेस के थ्रू, किसकी ड्यूटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? थर्मो रेगुलेशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।